वैसे तो दोस्तों ये जंग हमेशा ही देखने को आपको मिलती रहती है कि एशिया ज़्यादा बेटर कॉन्टिनेंट है रहने के लिए, जहाँ फिर यूरोप बहुत ही ज़्यादा आगे है रहने के मामले में एशिया के मुकाबले। लेकिन दोस्तों दोनों ही कॉन्टिनेंट पर आपको कई बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे के देश देखने को मिलेंगे, तो वहीं दोनों ही कॉन्टिनेंट पर कई काफ़ी ज़्यादा आपको पछड़े लेवल के देश भी देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि दोस्तों यूरोप में पछड़े लेवल के देश तो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन इसके बावजूद भी एशिया में कुछ देशों की मजबूती इतनी ज़्यादा अव्वल दर्जे की है कि यूरोप उनके सामने कई बार पूरा फीका नज़र आता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनसे हमें साफ साफ ये पता चलेगा कि एशिया ना यूरोप के मुकाबले बेहद ही ज़्यादा बेटर साबित होता है। तो वीडियो में आखिर तक दोस्तों हमारे साथ बने रहना, क्योंकि वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग और बेहद ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 1 पर नाम आता है लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग दोस्तों यानी रहन सहन का आपका कितना खर्चा आएगा, इसमें एशिया काफ़ी ज़्यादा बेटर साबित होता है यूरोप के मुकाबले। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, आइसलैंड या फिर स्विट्ज़रलैंड की ही बात क्यों ना कर लें, इन्हें पूरी दुनिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा महंगी कंट्रीज़ के तौर पर जाना जाता है। वहीं अगर एशिया की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा सस्ती कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और ऐसे ही दोस्तों कई और भी सस्ते देश यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी दोस्तों काफ़ी डिफरेंस है। अगर यूरोप महंगा है तो दोस्तों वो अच्छा भी ज़्यादा है, लेकिन एशिया में भी आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से बहुत ही बेटर दर्जे की कंट्रीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि दोस्तों जापान की बात करें, अगर हम मिडल ईस्ट में या यूएई की बात करें, जहाँ फिर दोस्तों अगर सिंगापुर की बात आ जाए, जहाँ फिर हांगकांग की, यहाँ के लोगों की अमीरी तो किसी को भी यार पूरी तरह से फीका साबित कर दे। लेकिन इसके बाद भी यूरोप के कई बड़े देशों के मुकाबले यहाँ पर रहने का खर्चा कम आता है, तो इस मामले में यूरोप से काफ़ी ज़्यादा बेटर है दोस्तों एशिया। नंबर 2 पर नाम आता है दोस्तों वेदर का। वैसे ये सब की अपनी अलग लेवल की पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन एशिया में रहने का आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको एक्सट्रीम लेवल की ठंड, एक्सट्रीम लेवल के विंटर तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, स्पेशली नॉर्वे, आइसलैंड और ऐसे ही दोस्तों और भी बाकी सभी यूरोपियन कंट्रीज़ में सर्दी के समय तो कई बार 3 से 4 मंथ तक ऐसा भी समय आता है कि आपको सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं होते, और कुछ जगह पर तो 6 से 8 महीने तक भी एक्सट्रीम लेवल की ठंड पड़ती है। वहीं एशिया में आपको गर्मी तो काफ़ी देखने को मिल जाएगी, लेकिन ठंड यहाँ एक्सट्रीम लेवल की बिल्कुल भी नहीं होती। और एशिया की जिन जगह पर दोस्तों गर्मी भी देखने को मिलती है, वहाँ पर भी 2 से 3 मंथ ही बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की गर्मी रहती है। तो अगर आपको सन को देखने का काफ़ी शौक़ है, सूर्य के दोस्तों आपको हर दिन दर्शन करने हैं, तो इस मामले में ना यूरोप से बहुत ही ज़्यादा बेटर कॉन्टिनेंट साबित होता है एशिया, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ में आपको हर दिन सूर्य की गर्मी तो देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 पर नाम आता है फास्टेस्ट इंटरनेट इन दी वर्ल्ड। अगर दोस्तों आपको बेहद ही ज़्यादा तेज़ स्पीड का इंटरनेट चाहिए, यहाँ पर भी आपके लिए ना एशिया कॉन्टिनेंट ज़्यादा बेटर साबित होगा यूरोप के मुकाबले। भले ही दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दोहराई ही नहीं है कि एशिया की आज के दिन काफ़ी कंट्रीज़ ना पछड़ी हुई भी देखने को मिलेगी जहाँ इंटरनेट काफ़ी स्लो है, लेकिन वहीं एशिया में कुछ ऐसी भी हाई टेक बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की आपको कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड ना बेहद ही ज़्यादा फास्ट है। और यूरोपियन कंट्रीज़ इनके सामने दोस्तों इंटरनेट की स्पीड में तो कम से कम काफ़ी फीकी पड़ती हुई नज़र आएंगी, जैसे कि दोस्तों सिंगापुर में इंटरनेट की अव्वल दर्जे की स्पीड है, साथ ही दोस्तों जापान में भी इंटरनेट की स्पीड का कोई तोड़ नहीं। और यूएई तो दोस्तों पिछले 3 सालों में इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर चुका है। नंबर 4 पर नाम आता है दोस्तों माउंटेन्स एवरीवेयर। माउंटेन्स देखने का अगर आपको शौक़ है तो वैसे यूरोप इस मामले में पीछे नहीं है। स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती देखने को मिलेगी, नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ दोस्तों स्विट्ज़रलैंड, लेकिन एशिया इस मामले में थोड़ा तो आगे ज़रूर निकल जाता है दोस्तों, ख़ास तौर पर माउंटेन्स के मुकाबले में यूरोप से। भले ही यूरोप में नेचुरल ब्यूटी की कमी ना हो, लेकिन ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स की कमी तो आपको वहाँ पर फील होगी, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर तो नेपाल में आपको कई ऊंची ऊंची चोटियाँ देखने को मिलेंगी। चाइना में दोस्तों चोटियों की कमी नहीं है, और ना ही हमारे अपने देश इंडिया में ऊंची ऊंची चोटियों की कोई कमी है।
और दुनिया की सबसे ज़्यादा विशाल, सबसे ज़्यादा ऊंची माउंटेन दोस्तों, माउंट एवरेस्ट भी आपको एशियन कंट्री नेपाल में देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, अगर आपको माउंटेन्स देखने का शौक़ है तो एशिया डेफिनेटली बेटर है। नंबर 5 पर नाम आता है अफोर्डेबल फ्रूट्स प्राइस। फ्रूट प्राइस में दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी मानी जाती हैं और वहाँ पर तो कई बार एक एप्पल ख़रीदने के लिए ही आपको 150 से 200 रुपये का खर्चा करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर तो आपको इतने रुपए में दोस्तों 20 से 25 सेब मिल सकते हैं। काफ़ी सस्ता है दोस्तों फ्रूट, आपको पता है एशियन कंट्रीज़ में। अगर फ्रूट खाना आपको बेहद ही ज़्यादा पसंद है तो डेफिनेटली यूरोप आपकी पहली पसंद तो कभी भी नहीं हो सकती, एशिया ही आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहद ही ज़्यादा सस्ते दाम में दोस्तों फ्रूट्स चखने को मिल जाएंगे। और स्पेशली इंडिया तो फ्रूट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है ही, और इंडियन मैंगो तो दोस्तों यूरोप के भी कई बड़े देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नंबर 6 पर दोस्तों नाम आता है लो टैक्सेस। टैक्स रेट्स तो दोस्तों आपको पूरे यूरोप में बहुत ही ज़्यादा हाई रेटेड देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्वीडन की बात हो जाए, आइसलैंड की, जहाँ फिर फिनलैंड की, और चाहे बात आप फ्रांस जर्मनी की ही क्यों ना कर लें, हर तरफ बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं एशियन कंट्रीज़ में दोस्तों भले ही कमाई कई यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले कम होती है, लेकिन टैक्स भी बहुत ही ज़्यादा कम लिया जाता है। वहीं जापान और सिंगापुर जैसे देशों की लोगों की कमाई तो यार यूरोपियन लोगों के मुकाबले कई बार दोगुनी तिगुनी भी होती है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर बिना टैक्स आपको काफ़ी कम देना पड़ेगा यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है दोस्तों एशियन कंट्रीज़ की, कि यहाँ पर टैक्स की मात्रा काफ़ी कम है। नंबर 7 पर नाम आता है द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग। हाउस खरीदना सभी के लिए बेहद ही ज़्यादा दोस्तों एक बड़ा ड्रीम होता है, बहुत ही अच्छी बात होती है अगर आपके पास अपना खुद का एक घर हो, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में अपना खुद का दोस्तों घर खरीदना ना सही में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ही हाई होते हैं। आप तो जानते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में दोस्तों कंपटीशन बेहद ही ज़्यादा होता है और लैंड की कई देशों में काफ़ी ज़्यादा कमी है। वहीं एशियन कंट्रीज़ में आपको बहुत ही बड़े बड़े एरिया वाले देश देखने को मिलेंगे और यहाँ पर लैंड की कॉस्टिंग यूरोपियन देशों के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। यही वजह है कि आज के दिन एशियन कंट्रीज़ में लोगों के पास अपना घर होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन सी बात होती जा रही है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में आज भी बड़े से बड़े अमीर लोग भी दोस्तों आपको रेंट पर रहते हुए नजर आएंगे। तो इन पॉइंट्स में तो दोस्तों एशिया काफ़ी ज़्यादा बेटर साबित होता है यूरोप के मुकाबले, लेकिन अगली ही वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी रीज़न है यहाँ पर यूरोप ना एशिया से कई गुना बेटर साबित होगा। तो उस वीडियो को भी आपके लिए दोस्तों हम जल्दी ही लाने वाले हैं, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए, इसलिए आज ही दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी प्रेस कीजिए।